हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद केके में। यह क्लास है बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 का। और इसमें आज इसका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे। हालांकि यह थ्योरी थोड़ा लंबा है, तो इसको 2-3 सेशनों में कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए बिना देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में जो भी लिखवाया जाए उसको नोट्स के तौर पर आप लिखिए अपने कॉपी में, क्योंकि यह सब लिख के याद नहीं कीजिएगा तो आगे प्रश्न बनाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है पहला चैप्टर। यह बिहार बोर्ड का नया बुक है जो इस साल 2025 में चेंज हो गया है। यह बुक है जो एनसीईआरटी का कर दिया गया है। तो एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड का बुक देखिए, जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो पहले समझिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। और परिमेय संख्या समझने से पहले हमें क्या मालूम करना होगा? तो हमें मालूम करना होगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और क्या, तो और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पहले हम इन तीनों संख्याओं के बारे में आपको बता देते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए आप अपना कॉपी निकाल लीजिए और उस पर नोट कीजिए प्राकृतिक संख्या। पहला है प्राकृतिक संख्या। तो गिनती गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती हम कहाँ से गिनते हैं? तो 1 2 3 4, जहां तक आप गिनते जाइए अनंत तक। तो इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको आप लिख लीजिए। संख्या रेखा पर 1 से लेकर गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब दूसरा क्या है? तो दूसरा है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो देख लीजिए, पूर्ण संख्या को भी हम बताते हैं। तो पूर्ण संख्या में लिखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या लिखिएगा? पूर्ण संख्या में आपको लिखना है जब प्राकृत संख्या में जीरो शामिल कर दिया जाए। कर देते हैं तो क्या होता है? तो पूर्ण संख्या बनता है। यह आप लिख लीजिए कि जब प्राकृतिक संख्या में पूर्ण जीरो शामिल किया जाता है तो वह पूर्ण संख्या बनता है। ठीक है, इसको आप वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। अब पूर्ण संख्या क्या क्या होता है? तो देखिए, जैसे जीरो इसमें शामिल कर दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए प्राकृतिक संख्या। 1 2 3, ये एग्जाम्पल में हो गया। 4
5, यहाँ से आप जितना तक गिनती करते जाइए अनंत तक, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसके अलावा तीसरा क्या था? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं यह भी देख लीजिए। तो पूर्णांक संख्या लिखिए, पूर्णांक। तो यह संख्या रेखा है, हमने इस पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर अनंत तक जाता है प्लस में संख्या, और इधर माइनस में संख्या होती है। तो देखिए, जब संख्या रेखा पर 0 और प्राकृतिक संख्या समेत ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लेते हैं, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसको क्या लिखिएगा पूर्णांक संख्या में, कि जब इसको लिखिए पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल करने पर बनी संख्या को संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको लिख लीजिए, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर बनी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, यार लिख लीजिएगा। अब इसको मैं एग्जाम्पल में कैसे लिख लीजिएगा, तो इसको लिखिएगा इस तरीके से कि माइनस में भी संख्या लिख लीजिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यह सारी संख्याएं क्या होगी? यह सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो हमने 3 संख्याएं पढ़ लिया है, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्या। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं परिमेय संख्या क्या दिया गया है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो इसको आप लिख लीजिए, परिमेय संख्या जो संख्या P बटे Q के रूप में हो जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यह कंडीशन है। क्योंकि अगर Q का मान अगर 0 यहाँ पर लिख देंगे तो क्या होगा? किसी को अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान इनफिनाइट होता है, अपरिभाषित होता है, अनंत होता है। इसलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1, 2 माइनस में संख्या है। ठीक है, तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसको भी आप लिख लीजिए कि जो संख्या P बटे Q के रूप में हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हो,
पूर्णांक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित जो प्रमेय दिया गया कि क्या मतलब कि प्रश्न कैसे बनाने हैं उसके बारे में कुछ अलग अलग नियम दिए गए हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पहले पूर्ण संख्या के बारे में कि पूर्ण संख्या का संवृत्त क्या होता है। तो संवृत्त क्या होता है पहले इसको जान लीजिए आप। तो संवृत्त जो होता है इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे देखिए पहला दिया गया है योग। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जीरो से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 जहां तक आप गिनती कर सकते हैं। तो दिया गया है कि योग में क्या होता है, संवृत्त कब होगा, जब दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण ही आ जाए। जैसे में यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर देखिए कि जीरो क्या है, तो जीरो एक पूर्ण संख्या है, और पाँच क्या है, तो पाँच भी एक पूर्ण संख्या है। दोनों को जोड़िए तो क्या आया, तो यहाँ आ गया पाँच। तो पाँच जो आया यह कैसी संख्या है, तो पाँच भी एक पूर्ण संख्या आया कि नहीं, बिल्कुल आया। तो यह क्या होगा, संवृत्त है, योग के अंतर्गत संवृत्त है। अगर नहीं होता, ऐसा होता कि माइनस में संख्याएं हो जाती, पूर्ण संख्या नहीं होता, तो वह उसमें हम बोल सकते थे कि संवृत्त नहीं है। तो योग में तो संवृत्त हो रहा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे चार भी एक पूर्ण संख्या है, प्लस सात, तो इसको आप जोड़िएगा तो 11 आएगा। तो 11 कैसी संख्या है, तो 11 भी एक पूर्ण संख्या है। तो यह संवृत्त के दोनों कंडीशन में हो रहा है। अब योग करके तो हम देख लिए जोड़ करके, अब इसको घटा कर देखते हैं। व्यय कलन, व्यय कलन में क्या होता है, इसका मतलब होता है घटाओ। व्यय कलन में का मतलब क्या होता है, घटाओ होता है, माइनस। तो आप दो कोई पूर्ण पूर्ण संख्या लीजिए और उसको घटाने की कोशिश कीजिए। जैसे में इसमें दिया गया है पाँच और सात, तो पाँच भी एक पूर्ण संख्या और सात भी है। इसको जब आप घटाइएगा तो कितना आ जाता है, -2। तो -2 एक पूर्ण संख्या है, तो नहीं, -2 एक पूर्णांक संख्या है। तो जब पूर्णांक है, पूर्ण नहीं आया, तो यह संवृत्त नहीं होगा। तो इसका क्या दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर कि यह संख्याएं व्यय कलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि संवृत्त का क्या मतलब होता है, कि जब उसको जोड़ने घटाने गुना भाग करने पर वापिस वही संख्या है तो वह संवृत्त होगा। इसके अलावा अब गुना में देख लेते हैं कि गुना में क्या होता है, जब दो संख्या को गुना करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 0 और 3। तो 0 और 3 में जब आप गुना करते हैं तो दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसका मान कितना आ गया, 0। तो 0 एक पूर्ण संख्या होता है कि नहीं, तो हाँ होता है। तो यह संवृत्त है। लेकिन आप ही एक ही कंडीशन नहीं मानिए, आप अपने मन से कोई भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन हाँ पूर्ण संख्या मानिए। तो जैसे में और कुछ मान लेते हैं, 3 और 7 दिया गया है, तो 3 और 7 कितना आया, 21। तो 21 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। और कुछ मान सकते हैं तो मानिए, जैसे में 7 और 45 मान लीजिए, 16 कीजिए। 7 × 5 = 35 के 5, और 28 और 3 38। तो यह जो संख्या आया 388 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो हर कंडीशन में यह पूर्ण संख्या आ रहा है, इसलिए यह क्या होगा, संवृत्त है ना। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, संवृत्त गुणन है। तो गुणन में हो गया, घटाव में नहीं हुआ था, योग में भी हो गया था। चलिए नेक्स्ट।
क्या है कि हम भाग करके देख सकते हैं। जोड़ घटाव गुना हो ही गया था, भाग ही बच रहा है। तो 5 एक पूर्ण संख्या है और इसको भाग करना है 8 से। तो 5/8 भाग कीजिए तो क्या आया, 5/8 जो आया, यह कैसी संख्या है, यह पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कभी भिन्न में नहीं होता है, तो यह नहीं है। तो यह भी क्या हो जाएगा, संवृत नहीं होगा, संवृत नहीं है। तो कौन कौन नहीं आया था, एक घटाव में नहीं आया था और एक भाग में नहीं आया, बाकी गुना में आ गया था और प्लस में भी संवृत था। यह दोनों में संवृत हो रहा है। तो आप संवृत का मतलब समझ गए होंगे। अब देखिए, इसमें खुद से करने के लिए दिया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के सभी 4 संक्रियाओं के अंतर्गत संवृत गुण की जांच कीजिए। जिस प्रकार से हमने पूर्ण संख्या का मान रखा, योग करके, घटाव करके, गुना करके, भाग करके, तो उसी प्रकार से बोला है कि आप प्राकृतिक संख्या रखिए और उसमें देखिए कि कौन कौन संवृत है। तो ये आप खुद कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, हमने लिखवा भी दिया है कि जो संख्याएं गिनती की संख्या होती है, तो आप पहले जोड़ कर लीजिए। जैसे 3 एक प्राकृतिक संख्या है, कोई भी संख्या आप मान सकते हैं जो गिनती में है, 7, इसको जोड़िए तो यह 10 हो जाएगा। तो 10 एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसके अलावा और लीजिए एग्जाम्पल, जैसे आप मान लीजिए 8, 5 तो कितना हो गया, 13। तो 13 भी एक प्राकृतिक संख्या है। जब दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने से वही प्राकृतिक संख्या ही आ जाए तो संवृत होगा। तो क्या होगा, योग का संवृत तो हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको गुना में जांच लेना है, भागा में जांच लेना है, गुना में, भागा में और घटाव में। अब इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, संवृत है या नहीं। इसके अलावा आप जा सकते हैं पूर्णांक संख्या को भी जांच कीजिए। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या है जिसमें पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो जाती है। तो यहाँ पर दिया गया है -6 और +5, तो -1 आया। तो यह तो एक पूर्णांक आ गया, लेकिन अगर हम -7 और -5 रखते हैं तो इसका मान कितना आ गया, तो इसका मान आता है -13। तो हमेशा क्या हो रहा है, पूर्णांक संख्या आ रहा है कि नहीं, क्योंकि -13 भी एक पूर्णांक संख्या है। इसमें -1 आया, यह भी पूर्णांक संख्या है। क्योंकि पूर्णांक संख्या में प्लस माइनस और जीरो सभी को शामिल करते हैं। तो यह संवृत, इसका योग क्या होगा, संवृत होगा, दिया गया है यहाँ पे। इसी तरह इसका आप गुना या भाग की जांच कर सकते हैं। आप घटाव करके देख सकते हैं। जब कोई पूर्णांक को 2 को घटाइएगा तो हमेशा एक पूर्णांक आएगा। इसी प्रकार से आप गुना कीजिएगा तो गुना में भी हमेशा एक पूर्णांक संख्या आएगी। और भाग, तो भाग में भी आएगा नहीं आएगा, क्योंकि देखिए अगर कोई संख्या बट्टे में आ जाए तो भिन्न संख्या तो पूर्णांक संख्या में नहीं ना गिना जाता है। जैसे 5/, यहाँ 5 से हम भागा करेंगे 8 में, तो इसका मान 5/8 होगा। तो यह है, इसको अगर काटेंगे भी तो दशमलव में आएगा, तो दशमलव वाली संख्या को तो पूर्णांक संख्या नहीं कहते हैं। संख्या रेखा पर स्थित प्लस की संख्या और माइनस की संख्या और जीरो को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं, न तो भिन्न को कहते हैं न ही दशमलव को कहते हैं। तो जब इसका हम भाग करते हैं तो यह संवृत नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो इसमें भाग में कंडीशन में संवृत नहीं हो रहा है, आप याद रख लीजिए। परिमेय संख्या हम बता चुके हैं, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और P और Q पूर्णांक होना चाहिए जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जैसे यह सब दिया गया है।
जीरो भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बारे में तो हमने लिखवा ही दिया है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए, क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होगा। तो दो परिमेय संख्या आप ले लीजिए, जैसे 5/-5/7 का घटाव किया गया है 2/3 से, तो कितना आया, -29/21। तो एक परिमेय संख्या आया कि नहीं। तो हाँ, यह कंडीशन फॉलो कर रहा है कि दो परिमेय संख्याओं को अगर घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। इसको आप गुना करके भी देख सकते हैं, गुना करने से भी हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। दो परिमेय संख्याओं को गुना कीजिएगा तो हमेशा परिमेय संख्या आएगा। जैसे -2/3 को 4/5 से कीजिए तो कितना आया, 8/15। उसी प्रकार से 3/7 को किए 2/5 से तो 6/35। भाग करके भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है भाग करके, -5 को अगर हम भाग किए 3 से, भागे 2/5 से, तो बताइए भागा में क्या होता है, इसमें अंक पलट जाते हैं। तो -5/3 गुने 5/2 हो जाएगा। तो यह कितना आ गया, तो 25/6। 25/6 क्या है, परिमेय संख्या है, तो यह कंडीशन भी सही है। अब यहाँ पर इसको रिक्त स्थान को भरना है कि परिमेय संख्या में योग क्या होता है, संवृत होता है, तो बिल्कुल होता है। व्याकलन तो व्याकलन ही, परिमेय संख्या के जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो वह क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। लेकिन भाग करने पर नहीं आता है, क्योंकि कोई संख्या ऐसी होती है जैसे जो कटता ही नहीं। जैसे आप मान लीजिए 22/7 को काट सकते हैं। 22/7 को जब आप काटिए तो यह तो परिमेय संख्या है। 30 को जब आप काटिएगा तो यह संख्या रिपीट होते जाएगा, 3.1414 लगभग अलग अलग संख्याओं में रिपीट करेगा। तो जब रिपीट करे, जब यह किसी निश्चित संख्या पर जाकर नहीं कटे, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो भाग में यह फॉलो नहीं करता है, ठीक ना। पूर्णांक संख्या में बताइए योग पे क्या हुआ था, तो योग पे तो हाँ सही था, जोड़ने पे तो आ रहा था, लेकिन गुणनफल पर तो गुणनफल पर भी था और भाग पर नहीं था। तो यह सब आप इसको भर लीजिएगा। देखिए, अब एक जो नियम है यह है क्रम विनिमेयता का नियम। जैसे दो पूर्ण संख्या है तो उसको उल्टा करके जोड़िए और फिर एक सीधा जोड़िए, फिर उल्टा जोड़िए, तो दोनों का मान दोनों तरफ बराबर आए तो वह क्रम विनिमेयता का नियम कहा जाता है। जैसे पहला में पूर्णांक संख्या, कोई दो पूर्णांक संख्या लीजिए, जैसे 0 ले लिया और 7 इसमें लिया गया है, तो इसी को उल्टा करके कीजिए, 7+0, तो इसका मान इधर भी 7 आया और इधर भी 7 आया। तो यह क्या हो गया, योग क्रम विनिमय है, ठीक ना। तो यह सब विधि है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्रम विनिमय मतलब दोनों तरफ उल्टा और सीधा जोड़ने पर दोनों का मान समान है। इसी प्रकार से आप घटाव में भी कर सकते हैं। तो घटाव को क्या कहेंगे, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या था ना यह, तो पूर्णांक संख्या, दो पूर्णांक संख्या लीजिए, 2-7। अब इसी को इधर उल्टा कर दीजिए, 7-2, इधर कितना आया, -5 आया और इधर कितना आया, 5 आया। तो दोनों तरफ बराबर मान नहीं ना आ रहा है, तो यह नहीं होगा।
समझ में आया? चलिए इसके अलावा आप गुना करके देख लीजिए। जैसे 3 × 7 यह पूर्णांक संख्या है। अभी 7 × 3 उल्टा इसको कर दीजिए। इधर भी 21 आएगा, इधर भी 21 आएगा, तो यह तो हो जाएगा। गुना करने पर हमेशा क्या हो रहा है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। भाग करके देखिए, तो 4 बटे, भाग कीजिए, 4/2 बराबर 2/4। इधर उल्टा कर दिए तो इसका मान तो 2 आ गया, इसका मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो दोनों तरफ बराबर नहीं ना है, तो जब नहीं है तो क्रम विनिमय नहीं होगा। यहाँ दिया गया है भाग का क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, तो क्रम विनिमय का मतलब यह होता है कि जब दो संख्याओं को सीधा और उल्टा दोनों तरफ जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुना करेंगे, तो उसका मान दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। आगे देखिए, इसी प्रकार से आप पूर्णांक संख्या में भी कर सकते हैं क्रम विनिमय का उपयोग। पूर्णांक संख्या जो जो है उसको आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। परिमेय संख्या का भी कर सकते हैं। तो यह सब आप खुद कर सकते हैं। बस एक चीज आप समझ गए होंगे कि क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है। तो क्रम विनिमय का मतलब होता है, कोई दो संख्या है, तो कोई दो संख्या है तो इसको a+b करो, तो इधर क्या करना होगा, b+a उल्टा करके लिखना हो। दोनों तरफ मान सेम टू सेम आए तो क्रम विनिमय है, नहीं तो नहीं है। चलिए, क्रम विनिमय का तो इसको मैं आप सारणी में भर लीजिएगा, जिसका जिसका आएगा। एक नया नियम है सहचर्य का नियम। तो सहचर्य का नियम क्या होता है, या सहचारिता, यह सब पुराने वाले किताब में भी दिया गया था। तो सहचारिता का नियम का देखिए क्या फॉर्मूला है, कि इसमें पहला दिया गया है पूर्ण संख्या, तो इसको माना गया है कैसे, तो इसका देखिए यह फॉर्मूला दिया गया है, a × b क्या है, a × b × c। तो यहाँ पर b × c ब्रैकेट में है ना। फिर से लिखते हैं, a × b × c, यहाँ ब्रैकेट में है। अब इसी को आप उलट दीजिए, कैसे कीजिए, a × b × c, मतलब जो ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ था उसको आप यहाँ लगा दीजिए ऐसे। तो दोनों तरफ अगर मान आए बराबर तो वह क्या होगा, गुणन। फिर इसे सहचारिता का नियम फॉलो करेगा। जैसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर a का मान 7 है, b का मान 2 है और c का मान 5 है। सब तीनों को जब हम गुना कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 7, पहले क्या होता है बोर्ड मास के अनुसार, तो 2×5 = 10 और 10 से 7 में गुना करेंगे तो 70 आ जाएगा इधर। उसी प्रकार से इधर गुना कीजिए, 7×2 = 14 और 14×5 = 70, तो इधर भी 70 आ गया। तो दोनों तरफ सेम टू सेम आ गया, तो यह क्या होगा, सहचर्य नियम को फॉलो करेगा। सहचर्य नियम है, देखिए गुणन में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, जोड़ कर देख सकते हैं। जैसे इसी संख्या को आप जोड़िए, 7+2, इसको ऐसे पोस्ट कर लीजिए, +5। अब इधर साइड क्या कीजिएगा, 7+2, इस बार क्या करेंगे, कोष्ट यहाँ पर करेंगे, +5, तो कोष्ट इधर कर दीजिए। तो इधर जो जोड़िएगा तो यह कितना मान आया, तो 9×5 = 13 इधर मान आया। अब इधर क्या आ जाएगा, 10, 5×2 = 7 और 7×6 = 13, तो इधर में मान सेम आया। तो यह क्या आया है, यह सहचर्य नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप भागा में करके देख सकते हैं, भाग लगा सकते हैं पूर्णांक संख्या का। तो भाग कैसे लगेगा, जैसे आप मान लीजिए,
7 भाग, एक मिनट, कोई आसान सा लिया जाए एग्जाम्पल ताकि आपको प्रश्न समझ में आए। 4 भाग 2। अब इसको ऐसे कोष्ट कर दीजिए, फिर भाग क्या करेंगे, 2 कर देते हैं। अब इसी को इधर कीजिए, 4 भाग 2, फिर भाग, एक मिनट, यहाँ पर इसमें कोष्ट नहीं ना डलेगा, कोष्ट यहाँ पर डलेगा, यहाँ पर। तो जब यहाँ आप मान निकालिए तो 2 आया, और 2 से 2 में भाग हुआ तो इसका मान तो 1 आ गया। इधर देख लेते हैं, 2 से 2 में यहाँ पे भाग किए तो 1 आया, और 4 से 1 में भाग किए तो इधर पे मान 4 आ गया। तो दोनों तरफ बराबर तो नहीं आया, तो यह सहचर गुण फॉलो नहीं करता। तो भाग में सहचर गुण फॉलो नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि सहचर गुण नहीं है। इसी प्रकार से आप गुणा में भी घटाओ में भी कर सकते हैं। तो घटाओ में भी नहीं हो रहा है, आप एग्जाम्पल मान सकते हैं, क्योंकि यह कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो आप खुद से भी कुछ करिए, क्योंकि इसमें हर एक चीज अगर बता दिया जाए तो बहुत ज़्यादा ही लंबा वीडियो बन जाएगा। बस आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट नियम क्या है इसमें दिया गया, इसी प्रकार से तो 2-3 संख्याओं को प्रयोग कर लीजिए। पूर्णांक संख्याओं को ले लीजिए, पूर्ण संख्या लीजिए, प्राकृतिक संख्या पर उपयोग कर सकते हैं, परिमेय संख्या पर कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 नियम पढ़े हैं, एक क्रम विनिमय और एक सहचर्य का नियम। अब यह नियम क्या है, आगे और कोई नियम दिया गया है तो देख लेते हैं। देखिए, एक और चीज है, योग, एक होता है योज प्रतिलोम, जो आप पुराने किताब में भी पढ़े होंगे। योज प्रतिलोम के बारे में आप पुराना किताब में भी दिया गया था, इससे पहले जो बिहार बोर्ड का बुक था पुराना वाला। तो उसी प्रकार से गुणनफल भी होता है। योज गुणनफल का मतलब क्या होता है, जब 2 संख्याओं को गुणा करने से उसका मान 1 आ जाए। जैसे में 8/21 है, तो इसको किससे गुणा किया जाए, मान लीजिए वह संख्या में मालूम नहीं है और लाना क्या है, तो 1। एक्स का मान क्या हो जाएगा, 1 इधर है, इधर गुना में है, तो जाके संख्या क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। भाग में होगा तो इधर हो जाएगा 8/21। एक भाग को अगर हम बदलते हैं गुना में तो संख्या पलट जाता है, तो 21/8। तो 21/8, 8/21 का क्या हुआ, योज गुणनफल हो गया, मतलब कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जब 2 संख्याओं को हम गुना करते हैं तो उसका मान 1 आना चाहिए, दिया गया यहाँ पर। किसी परिमेय संख्या से गुना करेंगे ताकि गुणनफल 1 हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, या फिर व्युत्क्रम भी कहते हैं, उल्टा। अब इसको दूसरा नाम अभी हम बताएं कि इसे व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। तो यह बात आप याद रखिएगा कि गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, तो जब 2 संख्याओं का गुना करने पर उसका मान 1 आ जाए। जैसे यहाँ पर दिया गया है A/B गुने C/D, तो अगर इसको हम गुना करेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा कट पीट कर। तो उसे हम इस संख्या को और इस संख्या को एक दूसरे के विपरीत मानेंगे, उल्टा मानेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से एक योज प्रतिलोम होता है। तो योज प्रतिलोम में क्या होता है कंडीशन,
उसको भी आप देख लीजिए। योज्य प्रतिलोम में होता है कि जब दो संख्याओं को जोड़ने पर उसका मान शून्य हो जाए। जैसे आप -4, तब इसका अगर पूछा जाए कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें ऐसी क्या संख्या हम जोड़े, मान ली कि कोई संख्या x है, हमें मालूम नहीं है, कि 0 मान हो जाए, तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 इधर है, 4 इधर है, तो उधर जाएगा तो संख्या क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो इस -4 का योज्य प्रतिलोम कितना आया, 4 आया। तो यह योज्य प्रतिलोम होता है। योज्य प्रतिलोम का मतलब जब दो संख्याओं को गुना करने पर उस जोड़ने पर उसका मान 0 आ जाए। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि इसका योज्य प्रतिलोम निकालिए। तो इसको में हम क्या जोड़ें कि इसका मान 0 आ जाए। तो यह जब संख्या x का मान निकालना है, तो यह संख्या माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 7/19 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया होगा। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, 7/19 इसका योज्य प्रतिलोम है। और दोनों को जोड़ने पर क्या मान आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए। -7/19 और 7/19 को जोड़िएगा तो कितना मान आएगा, 0 आएगा। जब दो संख्याओं को जोड़ने से मान 0 आए तो योज्य प्रतिलोम, जब दो संख्याओं को गुना करने से मान 1 आए तो वह गुणात्मक प्रतिलोम होता है। एक ही बात को हम कितना बार बताते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं। अब यह जो थ्योरी सेशन था यह इसका समाप्त हो गया है। बाकी एक और जो नियम है, उसको भी हम बताते हैं। तो देखिए एक और नियम क्या होता है, गुणात्मक तत्सम। गुणात्मक तत्समक, इसको आप लिख लीजिएगा। यह क्या होता है कि जब कोई संख्या है a, इसको जब 1 से गुना करें, या फिर 1 गुने इसको उलट कर 1 से गुना करें, तो दोनों को मान समान आता है, a ही आएगा दोनों तरफ। तो इसी को हम गुणात्मक तत्सम कहते हैं। ठीक है, यह आप नोट कर लीजिए। अब चलिए हम आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे यह इसमें जो प्रश्नावली 1 है, इसको हम पूरा सोल्व करेंगे। यह सब जितने, क्योंकि यह सब हमने बता दिया, इसके में बताना है कि इसको चेक कीजिए कि कौन सा गुणधर्म पर यह लिखा गया है। तो यह आप आसानी से बता सकते हैं, और अगर आपसे नहीं भी बनता है तो इसको हम अब बताएंगे। ठीक है, तो यह नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि इसमें वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें लगभग कितने प्रश्न हैं, तो इसमें लगभग 11 प्रश्न है, जो हम अगले सेशन में पूरा कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।